स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और बात करेंगे झारखंड की, जहां बीजेपी आदिवासियों की घटती आबादी के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले संथाल परगना के 6 जिलों में मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या पर हेमंत सोरेन सरकार से जवाब मांगा है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये मुद्दा उठाया है। अमित शाह ने झारखंड में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन वोट के लिए लैंड और लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बगैर आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जिहाद, लव जिहाद कर कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। अब भी घट गई है। बाबूलाल जी ने कहा है वो सही है। देश भर में कहीं आदिवासी जनसंख्या कम हो रही है, केवल और केवल झारखंड में हो रही है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम एक जनसंख्या के मामले में एक व्हाइट पेपर लाकर हमारे आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या और आरक्षण तीनों हम सुरक्षित करेंगे। तो झारखंड में भी इस बार बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसी को देखते हुए अमित शाह आदिवासी वोट बैंक को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई आदिवासी वोट बैंक को लेकर है। किसके साथ कितने आदिवासी हैं वही निर्भर करता है कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। अनंत जी, कोशिश कितना रंग लेकर आएगी जो फिलहाल अमित शाह करते हुए नजर आ रहा है? देखिए, अमित शाह प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल जो है संगठन के उनको देखना पड़ेगा। झारखंड में इनका नेता कौन होगा? अर्जुन मुंडा होगा या बाबूलाल मरांडी होंगे? और जो 5 लोकसभा क्षेत्र ये जहां पराजित हुए हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां किस प्रकार से ग्राउंड लिया जाएगा? इस जो हारे हुए ग्राउंड को लेने के लिए और जो इलाके इन्होंने किया, जैसे आप देखो तो बिहार से सटा हुआ जो इलाका है, भागलपुर से अगर आप शुरू करिए, भागलपुर, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, ये सारे इलाके जहां हैं, जहां की डेमोग्राफी बिल्कुल बदल रही है। और ये किशनगंज, पूर्णिया और इस तरह से पश्चिम बंगाल से मिलते हुए जितने ज़िले हैं, वहाँ जिस प्रकार से घुसपैठियों का, मैं मुसलमान नहीं कह रहा हूँ, मुस्लिम घुसपैठियों का, जो बाहर के देश के नागरिक हैं, उनका जिस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है और जिस प्रकार से उनको यहाँ का राशन कार्ड दे दिया जाता है बहुत आसानी से, यहाँ आधार कार्ड बनवा दिया जाता है, यहाँ की मूलभूत सुविधाएं, बिजली उनके नाम पर हो जाती है, फिर वो यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ शादी विवाह करके अपना परिवार बना के बगैर किसी नागरिकता के, यहाँ बगैर किसी दस्तावेज के यहाँ के नागरिक हो जाते हैं। तो इस प्रकार उस पूरे सीमांचल इलाके का, बिहार के सीमांचल इलाके के और झारखंड के पश्चिम बंगाल से मिले हुए, जो मैंने बताया साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, ये सब इलाके जो हैं, यहाँ जिस प्रकार से मुसलमानों की घुसपैठी है, मुसलमानों को अवैध तरीके से बसाकर उनको वैधता प्रदान की जा रही है, ये एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि इससे कई तरह की विसंगतियां पैदा होती हैं। जमीन, नौकरी, तमाम तरह की चीजें जो हमारे देश के नागरिकों को मिलनी चाहिए, उन पर उनका बेवजह का अधिकार होता है, जो अकारण, कोई कारण नहीं है। सिर्फ 5 साल में या 10 साल में या 6 महीने में एक वोट लेने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए पूरे देश के भौगोलिक वातावरण को और या क्या कहते हैं डेमोग्राफिक, इसको जनसंख्या को, इसको चेंज करवा दिया गया है। और ये सिर्फ यही नहीं हो रहा है, ये पूरे देश में हो रहा है। मैं लगातार ये कह रहा हूं कि गोवा में जहां पर मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी, अब 2 विधानसभा ऐसे हो गए हैं जहां की उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि वो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो विकास के साथ साथ इस तरह की जो चीजें उपयोग करके इस तरह की जो चीजें देश में घट रही हैं, इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। और अमित शाह ने जो कहा है कि वो व्हाइट पेपर लेकर आएंगे, उनकी सरकार बनेगी, तो उनको अभी से इन चीजों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और जिस प्रकार से सीमा की जिम्मेदारी बीएसएफ की है, वहां उसको कड़ा करना पड़ेगा थोड़ा,
क्योंकि लेकिन अब तो समय जा चुका है मुझे लगता है कि अब उसी के साथ काम करना पड़ेगा और सरकार बदलने न बदलने की स्थिति में केंद्र सरकार को इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आने वाले दिनों में बिहार का सीमांचल और पश्चिम बंगाल से लगे हुए झारखंड के जिले बहुत बड़ी समस्या के तौर पर इस देश के सामने खड़े होने वाले हैं। अब हेमंत सोरेन तो जेल से बाहर हैं, विधानसभा का चुनाव उनके ही नेतृत्व में हर्षवर्धन जी लड़ा जाएगा। बीजेपी भी जानती है कितना आसान नहीं होगा कि आप जो नैरेटिव उनके खिलाफ खड़ा हुआ बीजेपी के खिलाफ, वो नैरेटिव आप डैमेज कर सके, और इसीलिए इस मुद्दे को की फैक्टर के तौर पर यूज करेंगे। नहीं, मुझे लगता है हेमंत सोरेन के लिए भी बहुत आसान नहीं है। उनके घर के झगड़े बाहर आ गए, जिस स्थिति में है कि आप अपने बनाए हुए आदिवासी नेता पर कुछ दिन के लिए भी भरोसा नहीं कर पाते हैं। चंपाई सोरेन को हटा दिया जाता है, तो ऐसा नहीं कि एकदम से हेमंत सोरेन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा सीटें हारी है आदिवासी बहुल इलाकों में। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता, उनके कार्यकर्ता, वो इस सरकार ने जो आदिवासियों के लिए काम किया है उसको बता पाएंगे? और द्रौपदी मुर्मू तो बाकायदा झारखंड की ही राज्यपाल रही, वहीं से आई हैं, यहाँ राष्ट्रपति पद पर बैठी हैं, रायसीना पहाड़ी पर बैठी हुई हैं। इस देश में जो आदिवासियों के लिए, जिसको बार बार हम लोग नरेंद्र मोदी के ही मुंह से सुनते हैं, भाजपा का कोई नेता तो मैंने सुना नहीं कि वो सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात करे। बात ही नहीं करता है। आदिवासियों के जीवन खराब हो गए, परिवार खराब हो गया, उनका हाथ पैर खराब हो गया, उनको एक तरह से कहें कि लोग, दूसरे लोग स्वीकार नहीं करते। उस गंभीर बीमारी को, जिसको नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए दूर करने के लिए काम किया, देश के अलग अलग राज्यों में किया। मध्य प्रदेश में वो परिणाम दिखता है, छत्तीसगढ़ में वो परिणाम दिखता है, झारखंड में क्यों नहीं दिखता? इसका मतलब ये कि मोदी के अलावा कोई और बताने की स्थिति में नहीं। एक अच्छी चीज ये हुई है कि अब रघुवर दास वहां नहीं है। एक अच्छी चीज है, इसको मैं बहुत बढ़िया मानता हूं राज्य के लिए, क्योंकि वो अच्छा है कि राज्यपाल बन के चले गए हैं। जो कुछ आएगा राजभवन से आएगा उसको वो झेलें। बाबूलाल मरांडी अब वहां के नेता हैं, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। और अर्जुन मुंडा को भी ये पता होना चाहिए कि राज्य की राजनीति में बाबूलाल मरांडी जो लौटे हैं, और जो पिछली बार मरांडी, सरयू राय, ये सारा प्रकरण हुआ तो उसने बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नुकसान किया। मरांडी के साथ ही है, बाबूलाल मरांडी के साथ, कि वो अच्छी छवि वाले नेता हैं। आदिवासियों के बीच में उनका बहुत प्रभाव है। अपनी पार्टी, पहले भाजपा के तौर पर, फिर अपनी पार्टी बनाने में वो पूरे राज्य का दौरा कर चुके हैं। उनकी अपनी बड़ी अच्छी टीम है, उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। अब केंद्र की जो योजनाएं हैं उसको पहुंचाना, अपने नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ना, अगर ये सब करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर उसके बेहतर हो सकता है। अभी आज की जो स्थिति है उसमें बीजेपी को एज है। हेमंत सोरेन जिस इमोशनल इश्यू को खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वहां उसका शायद ये जवाब है, और ये बड़ा आश्चर्यजनक है, बोलने में भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन वहां आदिवासी बहुल इलाकों में नारा चल रहा है कि आदिवासी बेटी और निकाह हो गया मुसलमान घुसपैठिए से, यानी दामाद हो गया मुसलमान घुसपैठिया। ये बहुत खतरनाक तरीके से दिख रहा है। अब इस तरह के नारे जब राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों पर सुनने को मिलते हैं तो बड़ा विचित्र लगता है। लेकिन मैं झारखंड की जो स्टोरी देख रहा हूं उसमें ये बहुत बहुलता से है। वहां लोग कह रहे हैं कि अचानक इस जगह पर कोई बस्ती नहीं थी, वहां लोग आ गए। और जिसकी चर्चा बार बार होती है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, इस देश के हर नागरिक का लेखा जोखा होना ही चाहिए, क्योंकि यह ज्यादा मुश्किल किसके लिए कर रहा है? इस देश के मुसलमानों के लिए कर रहा है। उनके ऊपर बेवजह का संदेह होता है कि घुसपैठिया आता है, एक बार घुल मिल गया तो फिर नाम में क्या रखा है, कांवड़ यात्रा में देख ही रहे हैं आप लोग क्या रखा है। बिल्कुल, देखिए झारखंड में अब बीजेपी, जो नुकसान बीजेपी ने उठाया, 5 आदिवासी जो सीट हैं बीजेपी हारी, उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही है। हेमंत सोरेन भी बाहर आ गए हैं। चुनौती बीजेपी के सामने भी है, हेमंत सोरेन के सामने भी है। लेकिन ऐसी चुनौती बिहार में देखने को मिल रही है। क्या बिहार में एनडीए के सहयोगियों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? यह सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाए। मांझी ने 2015 की एक सियासी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब उन्होंने अलग पार्टी बनाई तो नीतीश ने कहा था पार्टी कैसे चलेगी, लेकिन उनकी पार्टी अभी न सिर्फ चल रही है बल्कि दौड़ रही है। इस दौरान जेडीयू में हम पार्टी का विलय करने वाले नीतीश के बयान को लेकर भी मांझी की जो नाराजगी है वो सामने आई है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को। जब हम अलग हुए 2015 में, अब पार्टी बनाया, तो चाहे जिस भावना से उन्होंने कहा, अरे जीतन मांझी से पार्टी चलेगी, उसके पास न पैसा है न कौड़ी है, वो कैसे चलाएगा पार्टी? और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, हमारे प्रधान सचिव के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय नेता ने भी कहा
कि आज हमारी पार्टी चल नहीं रही है, खरगवाल दौड़ रही है, दौड़ रही है। जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं अवधेश, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या हल्के फुल्के अंदाज में अपनी नाराजगी भी जता दी और इशारा भी कर दिया कि हमें कोई खत्म नहीं कर सकता, हम मजबूत हैं? नहीं, इसमें नाराजगी नहीं है। जब वो जीत के आए हैं और कार्यकर्ताओं के बीच, लोगों के बीच भाषण दे रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि हमारी जब पार्टी बनी थी तो क्या टिप्पणी की गई थी। वैसे नीतीश कुमार के साथ उनके मतभेद और असहमति पुराने हैं। हमने पिछले साल देखा कि विधानसभा में जब ये वहाँ की जो जातिगत सर्वे थी, जिसको जनगणना का नाम दिया गया था, उस पर जब उठा रहे थे, नीतीश जी खड़े होकर कैसे, किस ढंग से अपमानजनक भाषा में बात किया था कि अरे इसको क्या आता है, इसको तो हमने मुख्यमंत्री बना दिया, इसको कुछ नहीं आता है, चुपचाप बैठो। लेकिन बाद में पता चला कि दोनों हवाई जहाज में मिले तो फिर नीतीश जी ने माफी मांगी। जीतन राम मांझी थोड़ा संतुलित बोलने वाले हैं, इस समय सबसे बुजुर्ग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने उनको बहुत महत्व दिया। वो खुद बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री ने हमको महत्व दिया है, तो जो बिहार का गठबंधन है उसकी जिम्मेवारी हमारे है ऊपर हो जाएगी कि कभी भी अगर मतभेद हो तो सुलझाने की कोशिश मुझे करनी है। तो वो अपनी भूमिका में है, लेकिन ये इसलिए है कि हमारी पार्टी की एक पहचान बनी रहे। जनता दल यू हमारे साथ है, लेकिन जो टिप्पणी की है उसके विपरीत हमने पार्टी को खड़ा किया है। लेकिन अब वो जिस राष्ट्रीय नेता की बात कर रहे हैं वो उनके बेटा ही राष्ट्रीय नेता है, तो ये भी एक विडंबना होती है। अब इस समय बिहार में एनडीए में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी देखिए तो यह पहली सरकार है गठबंधन की जिसमें बिना किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ये सरकार चल रही है, किसी गठबंधन के साथी ने। क्योंकि यह बिहार से भी डिमांड होने की नीतीश कुमार की ओर से संभावना थी कि ये मांगेंगे और ललन सिंह मांग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो इसको मैं इतना ही मानता हूं कि वो अपनी पार्टी की दृष्टि से कर रहे हैं, बिहार की राजनीति की दृष्टि से कर रहे हैं, इसमें मतभेद जैसा कुछ नहीं हो सकता है। आनंद जी, एक अच्छी बात याद आई मुझे। अवधेश जी कह रहे थे नरसिम्हा राव ने 232 पर बिना किसी सहयोगी दल के सरकार चलाई थी। अरे सर, उनके पास सूटकेस की ताकत थी, पूरे देश ने वो वीडियो भी देखा था किस प्रकार से सूटकेस गया था और किस प्रकार से प्रधानमंत्री को अदालत में जाना पड़ा और फिर कन्विक्शन हुआ। वो तो खैर, वो ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, सहयोगियों से भी ज्यादा ताकतवर होता है सूटकेस अगर आपके पास हो, और सूटकेस के अंदर भरा हुआ नोट हो, एकदम हरे हरे नोट। उस समय तो 1000 का भी नहीं, शायद 2000 के नोट चलते। उतना छोटे सूटकेस पर आज काम नहीं चलेगा। नहीं, बड़े बड़े सूटकेस थे। 2-2 करोड़ का हमको केस भी पता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि बिहार में जिस प्रकार से इनका बयान आया है, तो मुझे लगता नहीं है कि वो बस ऐसे ही उन्होंने कहा कि पहले हमारी क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है, ये बताने के लिए उन्होंने कहा। और चूंकि नीतीश जी ने उस समय उन पर तंज किया था, और नीतीश जी ने भी तंज नहीं किया था, मुझे याद है वो बयान, वो चिंता व्यक्त कर रहे थे अपने लोगों के बीच में कि भाई मन कैसे चलाएगा, पार्टी खोल तो लिया, न पैसा है न कौड़ी है उसके पास। तो वो एक चिंता थी, उसी चिंता को इन्होंने बेस बनाकर अपनी बात कही है। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार के मतभेद, मनभेद, दरार आदि जैसे शब्दों से हमें थोड़ा सा इंतजार करके इसका प्रयोग करना चाहिए। राजस्थान वाली खबर पर आगे बढ़ूं से पहले समीर जी आपको शेयर कर रहे थे। देखिए, जीतन राम मांझी के बारे में कहना चाहता हूं, जब इस तरह का जो मैंडेट आता है जो 2024 के अंदर आया कि जिसमें पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, तो इस तरह के नेताओं की भी लॉटरी लग जाती है कि एक सीट आप गया से जीत जाते हो और आप कैबिनेट मंत्री बन जाते हो और आपकी पार्टी के अंदर महत्वता बढ़ जाती है। देखिए, नीतीश कुमार अगर जीतन राम मांझी पे हमलावर रहे या हमेशा कहते रहे, तो उनका दर्द भी स्वाभाविक है। आप मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी को कुछ समय के लिए दे रहे हो और उसके ऊपर वो कुंडली मारकर बैठ जाए, आप कहो कि भाई आप इस्तीफा दो, मैं बनना चाहता हूं, वो दे नहीं, छोड़ दे। तो मुझे लग रहा है नीतीश कुमार का भी दर्द रहा कि जिसे मैंने मुख्यमंत्री बनाया और जब मैं उसे वापस मांग रहा हूं तो वो बगावत कर दे। तो नीतीश कुमार का दर्द रहा है। मुझे लग रहा है कि उसके बाद से जीतन राम मांझी कई लोगों के लिए आदर्श बन सकते थे, एकनाथ शिंदे के लिए बन गए, चंपई सोरेन के लिए बन सकते थे, लेकिन चंपई सोरेन ने इस तरह से नहीं किया कि जीतन राम मांझी। और जीतन राम मांझी तो अभी लोकसभा चुनाव में अपने घर के बाहर पोस्टर लगवा दिया था कि बिहार में बाहर है, बिना मांझी सब बेकार है। मतलब बताना चाहते थे कि मेरे बिना बाहर आने वाले नहीं है बिहार में, और चाहे सेंटर में तो अभी उनकी लॉटरी लगी हुई है, बेटा भी मंत्री बिहार में। सिर्फ एक लाइन, चूंकि वसुंधरा राजे की भी एक दिलचस्प तस्वीर जीतन है। राम मांझी को आप कह रहे हैं नीतीश जी को दर्द दिया। अरे नीतीश जी कुर्सियां ने छोड़ कितने लोगों को दर्द किए, उसकी कोई बात करेगा? कितने लोगों को दर्द दे रहे हैं, उनकी भी तो बात करिए ना।
आइए बात अब राजस्थान की कर लेते हैं, जहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं और उनका नया अंदाज चर्चा का विषय बन चुका है। वसुंधरा राजे अभी झालावाड़ के दौरे पर हैं। यहां वो बारिश के बीच स्कूटी पर इलाके में घूमती नजर आई। वसुंधरा राजे ने स्कूटी पर बैठकर कई जगहों का जायजा लिया। वसुंधरा राजे अस्पताल भी पहुंची, शहर के लोगों की समस्याएं सुनी, गंदगी देखी तो अधिकारियों को डांट भी लगाई। राजस्थान में चुनाव के बाद वसुंधरा राजे एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। इसके मायने क्या हैं? क्योंकि लोकसभा चुनावों में इस तरीके की बातें खूब कही गई थी कि वसुंधरा राजे उस तरीके से एक्टिव नजर नहीं आ रही हैं जिस तरीके से वसुंधरा राजे को होना चाहिए। लेकिन फिलहाल वो अपनी विधानसभा के अंदर स्कूटी पर बैठकर जायजा ले रही हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रही हैं। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है कि निस्संदेह बिना किसी बहस के आज भी सबसे बड़ी नेता राजस्थान की वसुंधरा राजे। चुनाव के वक्त भी मैंने कहा था वसुंधरा राजे का संकट ये है कि वो अपना एक जो रजवाड़े वाला अहंकार है, एक अपना जो दूसरे तरह का जो दम्भ होता है, उसको नहीं हटा पाई। शायद उसको हटा लिया होता तो वसुंधरा राजे कुछ और स्थिति में होती। जब आप किसी भी पार्टी में, जब आप केंद्रीय नेतृत्व से टकराव जैसी स्थिति दिखने लगे, वो अच्छा नहीं होता। हालांकि वसुंधरा राजे के लोग कहते हैं कि ऐसी ना तो कोई हमने स्थिति पैदा की थी, ना हम ऐसा कुछ कर रहे थे, हम तो पार्टी में ही हैं, पार्टी छोड़कर कहां जाएंगे। अब वसुंधरा राजे सिंधिया जो केंद्रीय नेतृत्व है, शायद उसको वो बताने की कोशिश कर रही हैं, ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि आज भी राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे सिंधिया का मतलब क्या है। जी। भजनलाल शर्मा पहली बार के विधायक हैं, बार बार सवाल खड़ा होता है उप मुख्यमंत्री के तौर पर दिया कुमारी से उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। तो एक जिसको कहते हैं ना कि गुंजाइश की जो राजनीति होती है उसको तलाशने की कोशिश कर रही है। और सबके बाद नेता इस तरह से दिखता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, किसी भी पार्टी का नेता हो। इस समय तो हर पार्टी के नेता को बारिश हो गई, कहीं जलभराव हो गया, कहीं मुश्किल हो गई, और सामान्य स्थिति में जरा कभी कभी ये बाइक वाइक पे भी, मोटरसाइकिल वगैरह पे घूमना चाहिए। अच्छा लगता है, जनता को भी लगे कि नेताजी जमीन पे हैं, थोड़ा धरातल पे हैं। बिल्कुल, वसुंधरा राजे उन्हीं नेताओं में से एक अब अपने विधानसभा में पहुंच भी चुकी हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रही हैं, उनकी समस्याएं भी जान रही हैं। तो कहानी कुर्सी की में आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, अनंत जी, अवधेश जी और समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे दुकानों पर नेम प्लेट को लेकर कैसे यूपी में शुरू हो गई है सियासी तकरार, किसने योगी सरकार पर उठाए हैं सवाल। दोपहर 3 बजे राजधर्म में होगी डिटेल में बात कौनिका अरोड़ा के साथ।